Hello everyone, this is Neha and in today's lecture we would discuss about the regulation of gene expression in prokaryotes। तो आप में से एक स्टूडेंट का मुझे मेल आया था, उन्होंने बोला था कि उनका 21 अप्रैल को एग्ज़ाम है और उन्हें एक टॉपिक है जो बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, उससे रिलेटेड उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें वीडियोस चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ, यानी वो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किसके अंदर, इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से वो अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, उसी के बारे में ये टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक है किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से प्रोकैरियोट्स के जीन्स को रेगुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर ओपेरॉन मॉडल्स के बारे में पढ़ा जाता है। ये जो ओपेरॉन्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, तो ओपेरॉन्स होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर बहुत सारी जीन्स जो हैं एक सिंगल प्रमोटर और टर्मिनेटर के कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 जीन्स हैं, तो इन सब का कॉमन प्रमोटर होगा और कॉमन ही टर्मिनेटर होगा। टर्मिनेटर इस टाइप की स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर कॉमन प्रमोटर और कॉमन टर्मिनेटर होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को ओपेरॉन बोला जाता है। अब ओपेरॉन बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट आपको 2 टाइप के हैं जो पढ़ने हैं। एक जिसे लैक ओपेरॉन बोला जाता है और दूसरा जिसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के नाम से जाना जाता है। तो लैक ओपेरॉन जो है वो लैक्टोज ओपेरॉन है और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बोला जाता है टीआरपी ओपेरॉन को। ओपेरॉन मॉडल बेसिकली एक टाइप के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, जैकोब एंड मोनोड। इन दोनों साइंटिस्ट्स ने मिलके 1961 में ओपेरॉन मॉडल दिया था। एंड ओपेरॉन्स आर मेनली फाइंड इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, इसीलिए हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही ओपेरॉन की बात करते हैं। यूकैरियोट्स में इनके बारे में चीज़ें नोन नहीं है। अब इन जीन्स का रेगुलेशन होता कैसे है, तो 2 टाइप का रेगुलेशन होता है, एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन और एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन होता है जब एक्सप्रेशन एक्टिवेटर के कंट्रोल में होता है, जो कि एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा। नेगेटिव रेगुलेशन होता है रिप्रेसर के कंट्रोल में, जिसमें रिप्रेसर जो है रिप्रेस करता है एक पर्टिकुलर जीन के एक्शन को। कुछ ऐसी जीन्स भी होती हैं हर एक सेल के अंदर जो हमेशा एक्सप्रेस करती रहती हैं, उन जीन्स को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होती हैं जो कि कांस्टेंट रेट पे हमेशा ही एक्सप्रेस करती रहती हैं और दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एट ऑल, उनमें रेगुलेशन कभी भी नहीं होता है। अब हम सबसे पहले लैक ओपेरॉन के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसी वाली वीडियो में हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लैक ओपेरॉन होता क्या है? लैक, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैक की फुल फॉर्म होती है लैक्टोज। तो लैक्टोज ओपेरॉन इसे बोला जाता है। तो इसके अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं उन जीन्स का एक्सप्रेशन होके जो भी प्रोटीन्स या फिर एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, एंड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो एंजाइम्स होते हैं। तो लैक ओपेरॉन लैक्टोज ओपेरॉन के लिए जाना जाता है और ये लैक्टोज की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। लैक्टोज मीडिया में अगर प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया का लैक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा और जब भी ये ऑन होगा तो ये ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जो कि लैक्टोज डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। ये जो भी एंजाइम्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं वो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ आपको मिलती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेंगी, तो Z, Y एंड A स्ट्रक्चरल जीन्स को यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटर रीजन भी होता है। इसके अलावा एक प्रमोटर रीजन भी पाया जाता है
और इन सब जीन्स के अलावा रेगुलेटरी जीन आई जीन नाम से भी एक जीन पाई जाती है. दिस आई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, and this repressor protein then binds to the operator region and does not allow the RNA polymerase to move forward for the expression of these three structural genes. तो रिप्रेसर प्रेजेंट होगा तो ये सारी जीन्स अपने अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी. तो जब ये एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगी तो लैक्टोज का डिग्रेडेशन नहीं होगा. So repressor can only bind to the operator region when lactose is absent. Lactose absent होगा तब लैक ओपेरॉन का रिप्रेशन होता है. अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो हमें रिक्वायरमेंट है लैक्टोज डिग्रेडेशन के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने की, इसीलिए उस केस में हमेशा लैक ओपेरॉन ऑन रहता है. इसमें जो ये ऑपरेटर रीजन होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं. मतलब ऑपरेटर के दो पार्ट्स हैं, एक होता है O1 रीजन, एक होता है O2 प्लस O3 रीजन. O1 रीजन जो होता है इसे प्राइमरी ऑपरेटर बोला जाता है एंड O2 एंड O3 जो होते हैं इन्हें सेकेंडरी ऑपरेटर बोला जाता है. तो ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी न किसी तरीके से ये साथ में मिलके हेल्प कर रहे हैं रिप्रेसर को बाइंड करने में. तो रिप्रेसर मेनली बाइंड करता है प्राइमरी वाले रीजन से, बट सेकेंडरी वाले उसकी हेल्प करते हैं करेक्ट प्लेसमेंट के लिए. तो वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ बताई. ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हम तीन पढ़ रहे हैं ये तीनों क्या चीज प्रोड्यूस करती हैं तो वो भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हर एक स्ट्रक्चरल जीन का क्या फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं और उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, तभी जाके हम आगे मूव कर पाएंगे. तो हमारे पास है तीन स्ट्रक्चरल जीन्स. इन तीन स्ट्रक्चरल जीन्स के नाम है Z, Y एंड A. Z जो स्ट्रक्चरल जीन होती है इसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने के लिए जाना जाता है. A जिसके पीछे भी लगता है वो एंजाइम होता है. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि बेसिकली लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है और लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. इसके अलावा ये लैक्टोज को एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट करने में मदद करता है एंड दिस एलोलैक्टोज इज द मेजर इंड्यूसर जो कि यहाँ इन्वॉल्व होता है और रिप्रेसर से जाके बाइंड करके उसे इनएक्टिव कर देता है. वाई जीन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंजाइम. बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंजाइम. और ये जो एंजाइम होता है ये बेसिकली लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है लैक्टोज इनटू दी सेल के अंदर लाने में मदद करेगा, क्योंकि जब तक लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आएगा तब तक उसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता. तो इसीलिए बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज मीडिया से लैक्टोज ला के सेल के अंदर भेज देता है. And A gene codes for beta galactoside transacetylase. Beta galactoside transacetylase एंजाइम. ये जो एंजाइम होता है इसका काम होता है एसिटाइल को एंजाइम A से लेके एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स. यानी ये लैक्टोज के ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज साइड लैक्टोज को बोला जाता है. तो बीटा गैलेक्टोसाइड इज द नेम फॉर लैक्टोज. तो ये लैक्टोज के ऊपर एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर देता है, तो उसके लिए जाना जाता है लैक ए जीन को. इस ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप से क्या बेनिफिट होगा, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में हेल्प करती है. तो अगर कोई कंपाउंड की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज उसमें हेल्प करता है.
अब हमने तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं कि वो करते क्या हैं। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हमारा लैक्टोज का ओपेरॉन है उसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोला जाता है। इंड्यूसिबल क्यों बोलते होंगे, तो ये आपको मैंने जो समझाई चीज कि ये जो होता है इंड्यूसर के कांटेक्ट में काम करता है, मतलब इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड करेगा तब जाके लैक ओपेरॉन ऑन होगा, इसीलिए इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोला जाता है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन यानी जो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में काम करे। तो लैक्टोज और उसके एनालॉग्स जो भी है एनोलैक्टोज वगैरह सारे ही इंड्यूसर की तरह काम करते हैं लैक ओपेरॉन के, इसीलिए ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन में आता है। एक और चीज जो लैक ओपेरॉन में आपको याद रखनी है वो उसके रिप्रेसर के बारे में है कि लैक रिप्रेसर किस तरीके का मॉलिक्यूल होता है। तो लैक रिप्रेसर में आपको सबसे पहले याद रखना है कि आई जीन कोड करती है लैक रिप्रेसर को, और ये एक टाइप का टेट्रामर होता है, मतलब 4 यूनिट से मिलके बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सारी यूनिट सेम होती हैं, तो इसे होमो टेट्रामर के नाम से जाना जाता है। और इसके पास डीएनए बाइंडिंग साइट होती है, डीएनए बाइंडिंग साइट। इसके अलावा इसके पास साइट होती है इंड्यूसर बाइंडिंग साइट, इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। तो दो साइट इसके अंदर मिलेगी, एक जो इसे ऑपरेटर से जाके बाइंड करने में हेल्प करेगी और दूसरी जो इसे लैक्टोज और उसके एनालॉग्स से जाके बाइंड करने में हेल्प करेगी। ये एनालॉग्स जो होते हैं ये रिप्रेसर से जाके बाइंड करके रिप्रेसर को रिप्रेस कर देते हैं, मतलब कि रिप्रेसर ऑपरेटर से फिर बाइंड नहीं कर पाएगा और जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनकी एक्टिविटी कैरी आउट होगी। लगभग एक सेल में एक टाइम पे 20 से 40 रिप्रेसर टेट्रामर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने एंजाइम काइनेटिक्स की वीडियोस मेरी पढ़ी हो तो उसमें एलोस्टेरिक साइट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। एक्चुअल में इंड्यूसर बाइंडिंग साइट जो होती है वो एलोस्टेरिक साइट ही होती है, एलोस्टेरिक साइट, मतलब कि मेन जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसके अलावा एक और साइट। तो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन जो कि यहाँ रिप्रेसर है तो रिप्रेसर के ऊपर भी एलोस्टेरिक साइट जो है वो प्रेजेंट होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन होने के अलावा लैक ओपेरॉन नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर भी आता है। नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर क्यों आता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है यहाँ नेगेटिव रेगुलेशन कैरी आउट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे नेगेटिव रेगुलेशन में कंसीडर किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन, दोनों टाइप के रेगुलेशन लैक ओपेरॉन शो करता है। नेगेटिव रेगुलेशन क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन का यहाँ पे रोल है, रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को। और पॉजिटिव रेगुलेशन किस लिए, क्योंकि यहाँ पे CAMP नाम का एक मॉलिक्यूल होता है और CRP नाम का मॉलिक्यूल होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और CRP होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर होता है उसका, या फिर इसे बोल सकते हो आप कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। तो ये दोनों होते हैं, ये पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन में हेल्प करते हैं। नेगेटिव तो आपको पता चल गया होगा, रिप्रेसर प्रेजेंट है और वो लैक ओपेरॉन को बंद करके रख रहा है, इसीलिए नेगेटिव रेगुलेशन बोला जा रहा है। CAMP वाली चीज जो मैंने आपको बताई, ये CAMP में आपको याद रखना है जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उस केस में CAMP कम होता है, और CAMP अगर कम होगा तो लैक ओपेरॉन ऑफ होता है।
लैक ओपेरॉन ऑफ होगा। तो जब भी ग्लूकोज ज्यादा है CAMP कम होगा और लैक ओपेरॉन ऑफ होगा, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेफर करेगा कि वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करे ओवर लैक्टोज। बट जब ग्लूकोज कम होता है तो उस केस में CAMP का लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लैक ओपेरॉन ऑन होता है। तो आप देख सकते हो लैक ओपेरॉन को ऑन करने में ज्यादा CAMP का लेवल रिक्वायर्ड है। तो ये पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है लैक ओपेरॉन को। इसीलिए हम पॉजिटिव रेगुलेशन में ग्लूकोज इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसे ग्लूकोज इफेक्ट बोला जाता है। और नेगेटिव रेगुलेशन में हम रिप्रेसर प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो चीज भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ग्लूकोज इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन के नाम से भी ग्लूकोज इफेक्ट को जाना जाता है। मोनोड जो साइंटिस्ट थे, जैकोब और मोनोड में से, उन्होंने कैटाबोलाइट रिप्रेशन या ग्लूकोज इफेक्ट के बारे में सबसे पहले बताया था। तो वो चीज मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करी। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे बोला जाता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो मैंने लैक ओपेरॉन का ब्रीफ अकाउंट आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं लैक ओपेरॉन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट है MSc बायोकेमिस्ट्री के, जिनका एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें ये एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है, तो उसके हिसाब से मैं कंटेंट यहाँ आपको बता रही हूँ। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा, लैक्टोज डिग्रेडिंग ओपेरॉन था। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइजिंग ओपेरॉन होता है। मतलब ये ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, तो उसकी सिंथेसिस में हेल्प करेगा, उसके लिए ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को जाना जाता है। इसे बोला जाता है नेगेटिव या नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन, नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। मतलब नेगेटिवली कंट्रोल्ड है क्योंकि रिप्रेसर से इनहिबिट हो जाता है, एंड रिप्रेसिबल ओपेरॉन है क्योंकि ये तब भी इनहिबिट होता है जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट हो। तो ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है तो उस केस में भी इनहिबिट हो जाएगा ओपेरॉन। तो इसीलिए नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन इसे कंसीडर किया जाता है। अब ये जो ओपेरॉन होता है, इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, और ये सारी स्ट्रक्चरल जीन्स वो एंजाइम्स बनाती हैं जो कि कॉरिज्मिक एसिड नाम के सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्टोफैन। ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो होती हैं, इनके नाम होते हैं EDCB&A। आप A से E याद कर सकते हो, A से E तक स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। बस इनकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि E जीन पहले आती है, इसीलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। बट A to E टोटल जीन्स हैं, तो 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो कि एंजाइम्स को कोड कर रही हैं, जो कॉरिज्मिक एसिड को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा इसमें वही चीज प्रमोटर होगा। प्रमोटर के अलावा ऑपरेटर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ऑपरेटर के अलावा लीडर सीक्वेंस भी यहाँ होता है इन्वॉल्व। तो ये सारी चीजें यहाँ इन्वॉल्व होती हैं। रिप्रेसर में यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि रिप्रेसर पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब है कि रिप्रेसर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हमेशा ऑन रहता है। बट जब भी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है मीडिया में ऑलरेडी, मतलब ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब लैक ओपेरॉन में जो हम पढ़ रहे थे उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है। तो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, और जब वो एक्टिव होगा तब वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को ऑफ कर देगा, क्योंकि अब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो उसे बनाने वाले एंजाइम्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ पे जो मेन रिप्रेसर होता है वो होता है एपो रिप्रेसर। तो हमारे मेन रिप्रेसर को ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में एपो रिप्रेसर बोला जाता है, मतलब जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे एपो रिप्रेसर बोला जाएगा, और उसे एक्टिवेट करने के लिए जो हमें ट्रिप्टोफैन चाहिए उसे को एक्टिवेटर बोला जाएगा। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं उसके बारे में भी। Repressor by itself is inactive and therefore known as aporepressor. बट ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड करने पे, ट्रिप्टोफैन इज द को-रिप्रेसर, ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड करने पे ही ये एक्टिव रिप्रेसर बनाता है। तो वो यहाँ पे याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने अगर नोट किया हो तो हमने पीछे एक लीडर नाम के सीक्वेंस की बात करी थी। ये लीडर सीक्वेंस होता क्या है? तो लीडर सीक्वेंस एक टाइप का सीक्वेंस होता है जो ट्रांसक्रिप्शन अटेनुएशन नाम का एक प्रोसीजर है उसे करने में मदद करता है। ट्रांसक्रिप्शन अटेनुएशन बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन अटेनुएशन दो टाइप की प्रोसेसेस से कैरी आउट होता है। ये भी नेगेटिव रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी बैक्टीरिया के ओपेरॉन्स होते हैं, बहुत सारे हैं जिनके जीन्स के एक्सप्रेशन को ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है, मतलब रोक देता है। इसीलिए इसे ट्रांसक्रिप्शन अटेनुएशन के लिए बहुत सारे ओपेरॉन्स को जाना जाता है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी उनमें से एक है। तो इसी में इन्वॉल्व होता है लीडर सीक्वेंस। लीडर सीक्वेंस जो होता है उसमें आपको याद रखने वाली चीज ये है कि जब भी ट्रिप्टोफैन ज्यादा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन अटेनुएशन कॉज करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी ट्रिप्टोफैन अबंडेंट है तो उस केस में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी। बट अगर ट्रिप्टोफैन कम है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है या स्कार्स है, तो उस केस में ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूड रहेगी। लीडर सीक्वेंस का यहाँ क्या रोल आता है? तो लीडर सीक्वेंस जो है वो एक टाइप का सीक्वेंस है जो लीडर डीएनए प्रोड्यूस करता है। तो लीडर डीएनए जो होता है 167 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस है। 14 कोडॉन्स होते हैं इसके अंदर, और ये 14 कोडॉन्स में से 2 होते हैं जो ट्रिप्टोफैन के होते हैं, ट्रिप्टोफैन कोडिंग। तो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगी। ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो इस पूरे सीक्वेंस की जो प्रोसेस है, मतलब कि पूरे सीक्वेंस से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि 2 ट्रिप्टोफैन उसे नहीं मिल पाएंगे। तो ट्रिप्टोफैन अबंडेंस या ट्रिप्टोफैन की स्कैर्सिटी दोनों को ही डिटेक्ट करने के लिए लीडर सीक्वेंस जैसी चीज बैक्टीरिया ने बनाई। इसी से वो बता देता है कि ट्रांसक्रिप्शन रोकनी है या कंटिन्यूड रखनी है। एक्चुअल में ये सीक्वेंस जो प्रोटीन कोड करता है वो 14 अमीनो एसिड्स का होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जैसी चीज को ये लीडर सीक्वेंस करने में मदद करता है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो पूरा ये सीक्वेंस है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है लीडर सीक्वेंस के थ्रू, तो वहां पे लूप्स होते हैं या रीजन्स हो सकते हैं, बोल सकते हो आप। रीजन्स होते हैं जिनके नाम होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके का सीक्वेंस होता है। तो इनमें से जो 3 और 4 वाला स्टेम लूप स्ट्रक्चर है, अगर ये दोनों स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब 3 और 4 रीजन्स जो हैं वो आपस में बेस पेयरिंग शो कर देते हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाती है। बट जब 2 और 3 शो करते हैं स्टेम लूप स्ट्रक्चर तो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूड रहती है, क्योंकि राइबोसोम जो है वो साथ साथ में एमआरएनए के बनते बनते ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसीलिए फिर क्या होता है कि राइबोसोम जो है वो ट्रिप्टोफैन के ओपेरॉन पे, जहाँ पे भी ट्रिप्टोफैन के कोडॉन्स हैं वहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो वो थोड़ी देर वेट करेगा, ट्रिप्टोफैन है नहीं, तो इसीलिए राइबोसोम जो है वो स्टॉल होके ट्रिप्टोफैन कोडॉन्स पे रुका रहेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूड रहेगी। तो इसको आप समझ सकते हो इस सीक्वेंस से। तो आपके पास ये राइबोसोम है,
ये 1 सीक्वेंस है, ये सेकंड सीक्वेंस है, यहाँ पे है थर्ड एंड फोर्थ सीक्वेंस जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर इस तरीके का बना रहे हैं, और यहाँ पे है यू 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 वाला सीक्वेंस। 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड यहाँ पे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है अमीनो टर्मिनल प्रोटीन का। तो जब भी 3-4 रीजन्स जो है ये टर्मिनेशन ये प्रेजेंट होते हैं तो ये टर्मिनेशन कॉज करते हैं। बट जब ये दोनों सीक्वेंस के बीच में स्टेम लूप स्ट्रक्चर नहीं है, ये तब होंगे जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है। जब ट्रिप्टोफैन कम होता है तो उस केस में जो एक्चुअल में जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, वन रीजन यहाँ रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और एक्चुअल में स्टेम लूप स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है 2 एंड 3 के बीच में, और फोर्थ भी वेकेंट रहता है। इस केस में क्या हुआ, ट्रिप्टोफैन कम था तो यहाँ ट्रिप्टोफैन के कोडॉन्स थे, तो वहां पे उन कोडॉन्स पे रुक गया राइबोसोम, आगे मूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यहीं पे रुकने की वजह से 2-3 स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कॉन्टिन्यू चलता रहता है, कॉन्टिन्यूज। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वो हमारा काम करता है। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के काम करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन अटेनुएशन जैसी एक चीज होती है, जो ट्रिप्टोफैन के उसमें एक सीक्वेंस होता है लीडर सीक्वेंस, और लीडर सीक्वेंस में 2 कोडॉन्स होते हैं जो ट्रिप्टोफैन को कोड करते हैं। तो जब भी ट्रिप्टोफैन ज्यादा होगा तो 3 और 4 रीजन जो है वो स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि राइबोसोम स्टॉल नहीं हुआ तो टर्मिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन कम है तो उस केस में ट्रिप्टोफैन बनाना जरूरी है सेल के लिए, इसीलिए ट्रिप्टोफैन कम होने पे ट्रिप्टोफैन कोडॉन्स पे रुक जाता है राइबोसोम, और 2-3 रीजन्स जो है वो स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूड रहती है। ये पूरा मेथड है जिसकी वजह से हमारा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वो काम करता है। तो उसके काम करने का तरीका मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया। आई होप कि आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। बाकी आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि इन दोनों जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, इससे रिलेटेड जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उन नोट्स की पीडीएफ मैं साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। बाकी अगर आप में से किसी भी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जिससे रिलेटेड वो चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं, अगर वो पूरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, और उसके नोट्स अगर मेरे पास अवेलेबल हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें अटैच कर दूंगी।